गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। अपन ने पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, क्या क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डाइपोल में एक्सिस पर अपन ने निकाल लिया 2kp अपॉन आर क्यूब, और इक्वेटोरियल यानी निरक्ष पर अपन ने निकाल लिया kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है। फिर अपन ने इनफाइनाइट लेंथ वायर, अनंत लंबाई के तार के कारण निकाल लिया, ये अपन ने निकाला 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है ना। तार यानी इनफाइनाइट लेंथ चार्ज वायर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 2k लैम्डा अपॉन आर। इसका एक न्यूमेरिकल है, मैं आपके हाथ उसको न्यूमेरिकल को भी करा देता हूं, है ना। इनफाइनाइट लेंथ के दो वायर हैं जो परस्पर पैरेलल हैं, समांतर हैं, इनके बीच में डिस्टेंस है d। ठीक है। चार्ज डेंसिटी इस पर λ1 कूलाम पर मीटर, इस पर λ2 कूलाम पर मीटर। तो ये अपन ने साहब दो वायर बता दिए, ए एंड बी, डी डिस्टेंस पर हैं। इन पर लीनियर चार्ज डेंसिटी ये अपन ने दिखाई रखी है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी λ1 λ2 है। अब न्यूमेरिकल सीधा साधा है। न्यूमेरिकल में पूछता है कि ईच यानी प्रत्येक आवेशित तार की इकाई लंबाई में बल का मान बताइए। ठीक है ना। तो आपको फोर्स इन यूनिट लेंथ इन ईच वायर, ए या बी, इसी में भी कैलकुलेट करो। ठीक है साहब। अब इसमें F बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर क्यू ई। तो इसका यूज करेंगे। तो अब सीधी सीधी बात है कि वायर तो ये भी आवेशित है और ये भी आवेशित है, वायर तो दोनों ही चार्ज हैं। क्लियर। फिर चार्ज वायर क्या फोर्स ऑटोमेटिक फील करते हैं? नहीं। अब ध्यान से समझना, अगर वायर बी फोर्स फील करता है, बल का अनुभव करता है, तो पहला कारण तो है कि वो आवेशित है। क्लियर। लेकिन वह विद्युत क्षेत्र में होगा तभी बल का अनुभव करेगा। तो क्या वायर ए इलेक्ट्रिक फील्ड में है? यस। किसके? वायर ए के। ठीक है। तो वायर ए के इलेक्ट्रिक फील्ड में वायर बी आ गया, तो वायर बी इलेक्ट्रिक फोर्स फील करेगा। क्लियर। इसी प्रकार वायर ए चार्ज है, आवेशित है, क्या ये बल का अनुभव करेगा? नहीं। आवेशित होने का मतलब ये थोड़ी कि बल लगे ही, ये जरूरी है। हाँ, अगर वह इलेक्ट्रिक फील्ड में है, विद्युत क्षेत्र में है, तो बल का अनुभव करेगा। क्या वो विद्युत क्षेत्र में है? हाँ। किसके? बी के। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब आप फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो बी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेना पड़ेगा? ए का। चार्ज बी का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए का। चलिए। और अगर आप फोर्स देख रहे हो ए पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेना पड़ेगा? यानी सीधी सीधी बात है, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। स्वयं आवेश स्वयं के ही क्षेत्र में बल का अनुभव नहीं कर सकता। तो साहब मैं बी पर फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं, तो साहब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लिखूंगा? ए का, है ना। तो साहब तार ए की कारण कितनी दूरी पर? डी डिस्टेंस, है ना। डी दूरी पर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिख दूं? किसके कारण? ए के। कितना? तो वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखते हैं? 2k लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम वायर। डिस्टेंस फ्रॉम वायर वहां तो आर थी,
यहाँ दोनों के बीच की दूरी कितनी है, d। तो ये तो साहब किस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, λ2। λ2 की लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट। तो इसको मैं l लंबाई ले लेता हूं। अगर चार्ज इन यूनिट लेंथ यानी एकांक लंबाई में आवेश λ2 है, तो तार B की l लंबाई में आवेश कितना होगा। तो देखिए सर, तार B की l लंबाई में आवेश है ना, तो QB लिख दो। तार B की l, तो इकाई लंबाई में आवेश कितना, λ2। तो l लंबाई में कितना हुआ, इकाई लंबाई में λ2, तो l लंबाई में λ2l। ये सब अपन ने B की l लंबाई में आवेश बता दिया। अतः तार B की l लंबाई पर बल, क्योंकि आवेश कहाँ का लिया है अपन ने, l लंबाई का, तो l लंबाई पर बल। फोर्स का फॉर्मूला तो ये जानते ही हो। अब B पर बल तो FB, क्लियर है ना। B पर बल तो आवेश तो किसका लेना पड़ेगा, B का, लेकिन B पर बल तो विद्युत क्षेत्र किसका लेना पड़ता है, A का। यानी स्वयं आवेश स्वयं के विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव नहीं करता। मान रख दीजिए FB QB बराबर λ2l, EA कितना लिख रहा है, 2k λ1/d, ठीक है सर। यानी FB बराबर 2k λ1 λ2 2k λ1 λ2 अपॉन d इंटू l। ये सब l लंबाई में फोर्स आया, जबकि अपन से पूछा क्या जा रहा है, इकाई लंबाई में बल, यानी फोर्स इन यूनिट लेंथ पूछा जा रहा है। तो a लंबाई में फोर्स कितना है, FB, अपने को बताना है इकाई लंबाई में, तो बस बता दो। इसलिए B की इकाई यानी यूनिट है ना, लंबाई में बल, ठीक है ना, यानी फोर्स एट यूनिट लेंथ ऑफ वायर B। तो l लंबाई में बल FB, तो इकाई लंबाई में बल कितना, FB अपॉन l। क्लियर सर, कितना है सब, 2k λ1 λ2 अपॉन d, फोर्स अपॉन लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर, ठीक है सर। तो कहने का मतलब ये आपने तार B की इकाई लंबाई में निकाल लिया। अगर मान लीजिए तार एक ही में निकालते आप, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लेते, B का लेना पड़ता। तो यहाँ λ1 की जगह क्या आ जाता आपके पास, λ2 आ जाता, क्लियर। फिर आप चार्ज किसका लेते, भाई आप जब ए पर फोर्स की गणना करते, मैं इसको करूँ नहीं तो है ना कंफ्यूज जाओगे आप। तो अगर आप ए पर फोर्स की कैलकुलेशन करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी का आएगा, तो यहाँ λ2 आ जाएगा। अब फिर चार्ज किसका लोगे, ए का। जब चार्ज ए का लोगे तो यहाँ पे λ1 आ जाएगा, यानी यहाँ λ2 आ जाएगा, यहाँ λ1 आ जाएगा। अभी यहाँ λ1 है, यहाँ λ2 है। तो इसका मतलब अगर मैं वायर ए की l लंबाई पर बल निकालता तो भी यही आता। तो वायर ए की इकाई लंबाई में बल भी यही आएगा। तो इसीलिए इसने पूछा कि साहब तार की इकाई लंबाई में बल, इसने स्पेसिफिक थोड़ी पूछा कि ए तार के में निकालो, क्योंकि दोनों तार में वही आएगा। बस फर्क इतना है कि जब आप ए पर फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी का, तो यहाँ λ2 आ गया। फिर चार्ज ए का, तो यहाँ λ1 आ गया। तो λ1 λ2 ऐसा कैसा रहेगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में रहेगा तो फिर रिजल्ट जो आएगा वो ये का ई है। तो ये तो सब उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल था जो अपन ने कल वायर वाले की कैलकुलेशन की। इसमें आप F बराबर QE को भी थोड़ा सा समझ गए होंगे
कि F बराबर QE में साफ है कि साहब हम जिसका आवेश लेते हैं उसी का विद्युत क्षेत्र नहीं ले सकते, या सीधी सीधी बात है कि कोई भी आवेश अपने ही क्षेत्र में स्वयं बल का अनुभव नहीं करता है, उसके क्षेत्र में अन्य वस्तु बल का अनुभव करेगी। ठीक है सर। तो F बराबर QE के अर्थ को एक बार यहां लिख देता हूं कि साहब चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं होते। अगर चार्ज A का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड B का लेना पड़ेगा, और इसका उल्टा भी सब है ना। अब आ जाइए सब, तो एप्लीकेशन 1 होगी, 2 होगी, डाइपोल को तो 2 में ही गिने, और वायर हो गया, 3 एप्लीकेशन हो गई, मतलब 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन अपन ने कर ली है। अब एप्लीकेशन नंबर 4 यानी अनुप्रयोग 4 है ना। अब 4th एप्लीकेशन क्या है? अब है साहब अनंत विस्तार की, यानी एक्सटेंशन यहां पे इनफाइनाइट है, अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित, अपने को जैसे इंस्ट्रक्शन दे रखे अपने को उसी के दायरे में रहना पड़ता है। तो अनंत विस्तार की समान रूप से आवेशित पराविद्युत, पराविद्युत का मतलब कुचालक, पतली परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ना। तो मैं इतना तो डिटेल में नहीं लिखता हूं, छोटा सा लिख देता हूं, अनंत विस्तार की आवेशित पतली परावैद्युत परत के कारण विद्युत क्षेत्र है ना। तो सब अब बारी बारी से बात को समझते जाएं। जिसकी हम बात कर रहे हैं यह आवेश की एकल यानी सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर का मतलब आप समझते हैं कि एक जगह पर एक ही आवेश अज्यूम करें, तो ऐसी अपन लेयर की बात कर रहे हैं जिसमें एक स्थान पर एक ही आवेश है। यह अनंत विस्तार की परत है, इनफाइनाइट इसका एक्सटेंशन है। अपने को इसके सामने यानी फ्रंट में किसी पॉइंट पर या किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब क्रम तो वही रहेगा, सब समझ में आएगी टॉपिक तो है ना। पतली परावैद्युत परत है ना, तो पतली का मतलब आप विशेष एकल परत है। तो सब ये मैं इस अनंत विस्तार की परत का एक छोटा सा पीस काट के बोर्ड पर जाहिर कर देता हूं है ना। पहला काम किसका है? डायरेक्शन ऑफ विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, पहले अपन डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो सब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो पहला काम हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना है। तो हम विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के क्रम में है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब हमने परत का एक छोटा सा पीस काट लिया, अनंत में से आवेशित है। ऐसे आप चार्ज दिखा सकते हैं, या मैंने आपको एक तरीका बता रखा है। मान लीजिए परत के इकाई क्षेत्रफल में आवेश, जिसे अपन पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, यानी चार्ज इन यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सर इसका पृष्ठ आवेश घनत्व अपन ने मान लिया सिग्मा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब सब जैसे अपन एकांक क्षेत्रफल में आवेश यानी चार्ज इन यूनिट एरिया सिग्मा लिख देते हैं,
तो आपको पहले बताया जा चुका है कि दो चीजें क्लियर हो चुकी होती हैं। पहली चीज परत आवेशित है, दूसरी चीज ये समान रूप से आवेशित, ये आपको ध्यान रखना है। अब सब इसके सामने ये सम्मुख मतलब सामने ना, ये पॉइंट P है जिसकी डिस्टेंस R है, परत से सामने की ओर बिंदु P है जिसकी दूरी परत से R है। यहाँ पे ध्यान रखना, अभी अपन केवल विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने जा रहे हैं, कैलकुलेशन नहीं कर रहे। कैलकुलेशन का तो अलग मैटर है, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, दिशा में चित्र अच्छा बनाना होता है, बाकी कुछ है ना। अब सब दिशा ज्ञात करने के लिए, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए परत पर समान दूरी पर, तो ये L डिस्टेंस ले ली, समान क्षेत्रफल ले लेते हैं, तो यह सब मैंने क्षेत्रफल लिया ds, ठीक है, ds क्षेत्रफल ले लिया। अपन जानते हैं कि इकाई क्षेत्रफल में आवेश कितना है, सिग्मा, यानी चार्ज इन यूनिट एरिया इज सिग्मा, तो ds क्षेत्रफल में कितना होगा, सिग्मा इंटू ds, ds क्षेत्रफल में कितना होगा, सिग्मा इंटू ds। तो कहने का मतलब ये दोनों चार्ज स्मॉल सेगमेंट हैं, आवेशित छोटे से अल्पांश हैं, जो सदैव बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करें। जहां पर दिशा ज्ञात करनी होती है वहां पर क्या रख लेना चाहिए, +1। ये हमेशा न्यूमेरिकल में भी आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब अल्पांश बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है, प्लस प्लस के मध्य प्रतिकर्षण, और जिधर बल की दिशा होती है उधर ही विद्युत क्षेत्र होता है, तो उधर ही किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा। बल और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में। ऐसे ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन यानी प्रतिकर्षण, और जिधर बल की दिशा उधर ही विद्युत क्षेत्र होगा। तो सब परत के कारण हमने दो अल्पांश लिए, स्मॉल सेगमेंट लिए, उनके कारण विद्युत क्षेत्र समान तो है क्योंकि दोनों पर आवेश की मात्रा समान, दोनों से बिंदु P की दूरी समान, लेकिन दिशा भिन्न भिन्न है। परिणामी ज्ञात करने के लिए हमें DE के वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर व हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज में घटक लेने पड़ेंगे। अगर ये एंगल में अल्फा कह दूं तो ये भी कितना होगा, अल्फा ही होगा। D का ये कंपोनेंट कितना हुआ सब, D cos अल्फा, और ये कंपोनेंट कितना हुआ, D sin अल्फा। इसी प्रकार इस D का ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, D cos अल्फा, और ये वाला कंपोनेंट कितना हुआ, D sin अल्फा। अब आप देख रहे होंगे कि वर्टिकल वाला कंपोनेंट जो है, दिशा किससे देखते हैं, प्लस है, वर्टिकल वाला जो कंपोनेंट है ये तो इक्वल एंड अपोजिट के कारण कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हॉरिजेंटल में तो दोनों जुड़ गए तो ये कैंसिल नहीं होंगे। इसका मतलब किसी भी परत के कारण विद्युत क्षेत्र सदैव परत के तल के लंबवत होता है। अब ये कुछ अलग है, ये थोड़ी मोटी है। अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो आवेश की एकल परत है, यानी एक जगह पर एक ही आवेश है। तो एक जगह पर एक ही आवेश है तो उसका प्रभाव इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ही होगा, क्योंकि वो ये गत्ता थोड़ी है, वो तो आप अज्यूम कर दिए जैसे प्लस 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 की एक लेयर है। अब उसका तो दोनों तरफ इफेक्ट इक्वली होगा, चाहे बिंदु P इधर लो चाहे बिंदु P इधर लो, वो तो दोनों तरफ इक्वली इफेक्ट दिखाएगा। तो सब अपन ने अभी तो बिंदु P इधर लिया है तो डायरेक्शन किधर आई, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर मैं इधर लेता तो भी क्या आती, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सब विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के कारण परत के तल के लंबवत होती है। क्लियर? ये केवल चित्र ही बनाना है, बस एक लाइन ऊपर लिख देनी है। माना परत की इकाई क्षेत्रफल में आवेश यानी पृष्ठ आवेश घनत्व यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। बस ऐसा कहने के बाद फिर ये चित्र जाहिर कर दो, और इस फिगर में आपको ऑटोमेटिक दिख ही रहा है कि विद्युत क्षेत्र परत के कारण परत के तल के लंबवत होता है। तो ये साफ जाहिर हो रहा है, इसको अलग से जाहिर करने की आवश्यकता नहीं, इसके लिए थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं। तो ये तो होगी सब दिशा दिशा वाली बात। अब अपना जो
बेसिक वर्क है वो है कैलकुलेशन। तो सब अब अपन क्या करें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करें, क्योंकि अपना तो बेसिक वर्क कैलकुलेशन है। डायरेक्शन अपना बेसिक वर्क नहीं होता। डायरेक्शन तो मैं बिना चित्र के ही बता सकता हूं आपको। जब ये परत एकल परत है, यानी एक जगह पर एक ही आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र किससे दर्शाते हो आप? बल रेखाओं से। अगर आप बल रेखाओं से विद्युत क्षेत्र दर्शाते हो तो बल रेखा खींचो। बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती तो वो क्या होती? तल के लंबवत ही होती। चाहे इधर चाहे इधर, तल के लंबवत होगी तो ही एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर बल रेखा थोड़ी सी मान लीजिए मुड़ गई तो फिर तो आगे जाके काटेगी। तो सब वो तो अपन ऐसे ही जानते हैं ना कि कोई वस्तु समान रूप से आवेशित है तो विद्युत बल रेखाएं सदैव तल के लंबवत होंगी, तभी ये सार्थक हो पाएगा कि वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती। और एक दूसरे को नहीं काट सकती तो स्वाभाविक है विद्युत क्षेत्र परत के तल के लंबवत होता है ना। तो सब ये बात अपने को ऐसे भी पता पड़ जाती अगर मान लीजिए चित्र नहीं बनाते हैं तो भी। क्लियर? तो ये तो सब अपन ने ये कैलकुलेशन कर दी। ये बताए अब कैलकुलेशन। तो सब बिंदु P r दूरी पर ले रखा, ये परत है। ये बिंदु P आप इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे। दोनों तरफ इफेक्ट समान है क्योंकि ये एकल परत है आवेश की। ठीक है। अब आपको गाउसीय सरफेस बनानी पड़ेगी क्योंकि आप कैलकुलेशन करने जा रहे हो। कैलकुलेशन गाउस से करोगे। गाउसीय सरफेस कैसी बनती है सब? गाउसीय सर आपका 2 पॉइंट है, P इधर भी है और इधर भी। आप यही सोचो क्योंकि आपके पास ऑप्शन दोनों ही थे। आपकी बोर्ड सुविधा देता है, इसलिए आप इधर ले लेते हो, मैं इधर भी ले सकता हूँ। अगर मैं चित्र इधर बनाता तो इधर ले सकता था। क्लियर? तो सब ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। आपका जो गाउसियन सरफेस है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए। अब विद्युत क्षेत्र एक समान कैसे होगा? इसके समांतर सरफेस बना दो, इसके पैरेलल सरफेस बनाएंगे तो पैरेलल सरफेस के प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है तो विद्युत क्षेत्र समान होगा। इधर भी इसके पैरेलल सरफेस बना दें, इसके समांतर सरफेस बनाएंगे तो इस सरफेस से दूरी समान है तो उसका विद्युत क्षेत्र एक समान ही होगा। लेकिन गाउस क्या कहते हैं? गाउस कहते हैं मुझे तो सरफेस क्लोज चाहिए, तो ये तो आपकी पैरेलल सरफेस आर इधर और आर इधर, मतलब 2r डिस्टेंस पर। अब क्लोज कहाँ है? तो फिर इसको क्लोज करो तो अपन क्या बना दें? बेलनाकार। बेलन के ये दोनों सरफेस समतल हो गए ना। वृत्त वृत्त क्या होता है? समतल ही होता है। तो ये दोनों सरफेस तो समतल हो गए और ये बेलन से हमने बंद कर दिया। तो सब गाउसियन सरफेस कैसी बनेगी या गाउसियन पृष्ठ कैसी बनेगी उसको देखो। 3D चित्र है ना। चित्र के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अलग अलग किताबों में आपको देखा जा सकता है। ये वही यहाँ तो लिख दूं मैं, सिग्मा कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब तो आप समझ जाते हो कि ये जाहिर करने का मतलब परत समान रूप से आवेशित है ना सर? बिल्कुल। अब r दूरी आगे, r दूरी पीछे। ठीक है सर? ये तो आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो सब 2r लंबाई का बेलन लेना है आपको। ये सब 2r लंबाई है ना, थोड़ा वो फिगर अब देख लेना अपन। ये 2r लंबाई का आर पार बेलन जाएगा ये, है ना सर? ये 2r लेंथ का बेलन हो गया, है ना सर? ये यहां से लेके यहां तक ये 2r लेंथ। ठीक है। अब ये इसमें से पास थ्रू हो रहा है, यानी इसको फाड़ के निकल रहा है। तो इसका मैंने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी काट क्षेत्रफल मान लिया S। ठीक है। तो ये सब 2r लंबाई का वह इसका काट क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना बता दिया? S। तो आप एक बार चित्र में देख लो। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है तो ये बेलन ऐसे है ना, इसमें से गुजर रहा है तो ये S, इसका एरिया S, इसका एरिया S और R कितनी लेंथ? 2r। यहाँ पर देखो प्लेन है तो विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, ये भी प्लेन है विद्युत क्षेत्र एक समान होगा। अब इसमें बाकी परत का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। हमारे तो क्लोज सरफेस में
केवल इतना इतना भाग ही आया ना, और इस इतना भाग आया तो इसका एरिया कितना बोला अपन ने, एस। तो सब हमने, अब हमें क्या करना है, बताना है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए 2r लंबाई व एस का क्षेत्रफल का बेलनाकार गाउसी पृष्ठ बनाया। इस गाउसी पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश, तो चार्ज इन यूनिट एरिया इज सिग्मा, तो एस यानी एरिया एस में कितना हो जाएगा, सिग्मा एस। ये सब इस बंद बेलन के अंदर आवेश हो गया। दोबारा समझ लें, इसका क्षेत्रफल कितना है छिद्र का, एस। अब यही अपने बेलन में है, बस ये छिद्र अपने बेलन में आया ना, तो अपने को यानी गाउस को उस बंद पृष्ठ के अंदर ही आवेश चाहिए। तो सर ये एरिया कितना है, एस है। अब ये जो सारी परत है तो बाहर रह गई, गाउस को जो बाहर रह जाता है उससे गाउस को कोई मतलब नहीं है। तो गाउस कहेंगे कि चार्ज इन यूनिट एरिया, इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा है, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर तो कितना क्षेत्रफल है, एस। बस परत का इतना ही क्षेत्रफल इस बंद बेलन के अंदर रहा। चलिए इसको खोल के दिखा ना, बंद बेलन के अंदर इतना ही पार्ट रहा, भाई ये ऐसा बेलन है चित्र के अनुसार, है ना। तो हमने एस एरिया ही परत का लिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा परत, एक क्लोज सरफेस के अंदर सिग्मा, है ना। तो इकाई क्षेत्रफल में आवेश सिग्मा, तो बेलन का या बेलन के अंदर परत का भाग कितना है, एस। एस क्षेत्रफल है, तो एस क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा क्लियर। अब बस अब आप फाई निकाल लो यानी फ्लक्स निकाल लो, तो सब बंद बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, तो सब बंद बेलन से निकलने वाला कुल फ्लक्स। बेलन कितनी सरफेस से मिलकर बनता है, 3। S1 नाम दे दूं इसको, इसको S2 नाम दे दूं, और इस बेलनाकार को नाम दे दूं S3। तो बेलन 3 सरफेस से, वायर में भी आपने देखा था, तार में भी आपको दिखाया था कि बेलन की 3 सरफेस होती है, 2 तो वृत्ताकार की और एक बेलन आकार की, ठीक है ना। तो सब कुल विद्युत फ्लक्स है ना, E डॉट ds है ना, कितना हुआ, S1 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, S2 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, और S3 से निर्गत विद्युत फ्लक्स EDS cos थीटा, है ना। यहाँ पे आपको सुविधा हो जाएगी, मैं इसकी जगह फाई लिख दूं, ये इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता नहीं, बस आप ये ध्यान रखें, ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है और ये ओपन सरफेस है, और तीनों मिलकर क्या बना लेते हैं, क्लोज। तो मैंने ये क्लोज दिखा रखा था, इससे दिखा रखा था ना, तो बस केवल ये इतना दिखाने के लिए कि देखो यहाँ सर्किल नहीं लग रहा है, यहाँ सर्किल नहीं लगा, यहाँ सर्किल है, क्योंकि ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस है, ये ओपन सरफेस, और तीनों को मिला देंगे तो बेलन बन जाता है जो बंद है यानी क्लोज सरफेस है। अब जब आप ये जान ही चुके हो तो मैं यहाँ केवल क्या लिख दूं, फाई लिख दूं। अब देखो साहब, इतनी इजी अप्रोच है, गाउस के हिसाब से चलोगे तो S1 पर EODS का एंगल बताओ, S2 पर EODS के बीच एंगल बताओ, S3 पर EODS के बीच का एंगल बताओ। तो पहले क्षेत्रफल ले लो, ये इस पर ले लिया, ये इस पर ले लिया और ये इस पर ले लिया, ये अपन ने ले लिया अल्पांश स्मॉल सेगमेंट। क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, चलिए क्षेत्रफल की दिशा सदैव तल के लंबवत, एरिया डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस हो गया सर। अब ई उधर देखो, विद्युत क्षेत्र की दिशा परत के तल के लंबवत, सरफेस की दिशा तो सरफेस के परपेंडिकुलर,
लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेयर यानी परत के तल के लंबवत, परत के तल के लंबवत 90 डिग्री, परत के तल के लंबवत 0 डिग्री, परत के तल के लंबवत 0 डिग्री। अब सब उसको बता दो, खत्म। चलो सब बात करो। पहले तो सर्कुलर के लिए कर ले, वृत्ताकार सरफेस। सर्कुलर सरफेस कौन कौन सी? S1 व S2 के लिए। तो पहले तो सर्कुलर सरफेस इसकी और इसकी बात कर लो। ये सरफेस आपने क्या सोच के बनाई थी? इन सरफेसेस पर ये समतल थे, इससे समांतर थे, तो इन पर विद्युत क्षेत्र एक समान है। तो सर इस पर E कांस्टेंट है, पहली बात तो, है ना, तथा E पैरेलल ds यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 0। देख लो, इधर भी देख लो, इधर भी देख लो, और समतल पर E कांस्टेंट साइज है। अब दो की बात तो होगी, अब कौन सी बची? सिलेंड्रिकल सरफेस। इसका नाम अपन ने क्या दिया है? S3। नॉमेनक्लेचर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी दे सकते हो, वो आपकी इच्छा है ना। बेलनाकार पृष्ठ S3 के लिए, है ना, इसका नाम अपन ने S3 दिया है ना। इस पर E और DS परपेंडिकुलर है, तो इस पर E परपेंडिकुलर DS यानी थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। अब रख दो साहब बाई इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखो मान 5 S1। S1 की बात करो, E कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ठीक है सर। E कांस्टेंट बाहर निकल है DS, और S1 के लिए cos 0 1, खत्म। E2 पर आ जाओ, सॉरी S2 पे आ जाओ। S2 भी सर्कुलर है, इस पर E कांस्टेंट, तो ये बाहर निकाल लो, है ना। DS इसमें भी थीटा 0 cos 0 1। अब आ जाओ S3 पर। S3 पर E और DS के बीच का एंगल 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो सब फाई इज इक्वल टू E। अब देखो ये अपने आप खुद ही बोलता है, ये कह रहा है S1। S1 का मतलब सर्कुलर, है ना, सरफेस। S1 यानी सर्कुलर सरफेस का एरिया बताओ। तो सर्कुलर सरफेस का एरिया कितना है? S है, ये लिख रखा अपन, है ना, S लिख दो प्लस। अब आ जाओ इधर, E तो बाहर है, अब ये क्या कहता है? S2 कौन सी सरफेस है? सर्कुलर है, यानी वृत्ताकार है। इसका भी क्षेत्रफल बताओ, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना है? AC, तो कितना लिख दो? S, यानी फाई बराबर कितना हो गया? 2ES। ये इक्वेशन 3। अब सारा अरेंजमेंट हो गया। गॉस के नियम की राइट हैंड साइड भी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड भी आ गई। अब आप गॉस का नियम तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, गॉस का नियम पहले पूरी प्रिपरेशन करनी पड़ती। अतः गॉस के नियम से, है ना, गॉस का नियम बोलो, फाई इज इक्वल टू समेशन QI अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई की वैल्यू तो कहां से पुट कर दोगे? 3 से, और सिग्मा की, ये समेशन QI की 1 से। तो बाई इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 से वैल्यू रखो। फाई की वैल्यू 2ES, क्लियर, एंड समेशन Q सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन S कैंसिल बाय S, तो E इज इक्वल टू, इधर लिख दो, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो सब अनंत विस्तार की आवेशित पतली इंसुलेटर यानी कुचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अगर आप विद डायरेक्शन लिखना चाहो, तो डायरेक्शन का तो आपने फिगर ट्रेस कर ही रखा है ना। तो E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और डायरेक्शन क्या है? सरफेस के परपेंडिकुलर, जो साफ दिख ही रहा है कि डायरेक्शन सरफेस के
परपेंडिकुलर है, तो ये तो वैल्यू और ये विद डायरेक्शन है ना। अब आप देखें, छोटी छोटी बातें देखें, दो बातें समझ लें। पहली बात तो अगर परत सीमित क्षेत्रफल की होती तो भी आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि इस अनंत विस्तार की परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, कहीं भी नहीं। ई डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। इस सूत्र का इस्तेमाल आप सीमित क्षेत्रफल की परत के लिए भी कर सकते हो, बशर्ते कंडीशन परत का क्षेत्रफल बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए, है ना। क्योंकि अनंत को तो आपको जीवित रखना ही पड़ेगा, ये इमेजिनेशन तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने अनंत की वजह से तो क्या माना, पृष्ठावेश घनत्व, चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी मानी। अगर सीमित परत होती तो फिर तो अपन वैल्यू ही लिख देते ना चार्ज की, और वैल्यू तो नहीं लिखी ना अपन ने तो सिग्मा लिखा। तो सिग्मा क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि ये जो इनफाइनाइट एक्सटेंशन, ये अनंत विस्तार की थी, तो उसमें चार्ज कितना बताते, इनफाइनाइट बताना पड़ता। और अगर मान लो सीमित होती तो आपके चार्ज इनफाइनाइट बताते नहीं, फिर तो चार्ज इनफाइनाइट बताने। तो सब यहाँ पर सिग्मा आया है, वो इनफाइनाइट की वजह से आया है। तो भले ही विद्युत क्षेत्र ई क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं कर रहा है, लेकिन इस सूत्र का इस्तेमाल जब आप करें तो परत का क्षेत्रफल बिंदु की दूरी की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए। एक लास्ट बात और है इसमें, है ना। लास्ट बात यह है कि E डज नॉट डिपेंड ऑन R। E बिंदु से दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब परत के समीप समान दूरी पर दोनों ओर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इधर भी 5 सेंटीमीटर, उधर भी 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर हो, क्योंकि वो तो क्या सिमेट्री की वजह से। लेकिन इसमें R भी तो नहीं है, इसमें तो सिग्मा अपॉन कितना आया 2 एप्सिलॉन 0, जो क्या है कांस्टेंट है। तो सब सीधी सीधी बात ये है कि वो तो फिर एक अलग ही बात थी कि परत एकल है, इसमें दोनों तरफ इफेक्ट बराबर हो, वो तो अलग है, उस बात को तो है ना। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि परत के कारण विद्युत क्षेत्र परत से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब लेयर यानी परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान होता है। परत के समीप सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान एक समान। अब मेरे को छोटी छोटी सी एक दो बातें बतानी है जो मैं आपको समझाता हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं है, मैं टॉपिक को लेंथ में नहीं ले रहा, है ना। टॉपिक आप समझ ही गए, सिंपल सा टॉपिक होता है। आप में इसको मैंने समझा दिया आपको अच्छी तरह, है ना, कि कैसे कि अब छोटी छोटी मेरे को 2-3 बातें बतानी है आपको, जो जल्दी से अपन सुन लेते हैं, है ना। ये मिटा दूं ग्राफ वगैरह। ठीक है। अब छोटी छोटी बात में पहले बात है ना, इतने जो अपना काम था वो तो अपन ने कैलकुलेट कर ही लिया, तो आप उसके संदर्भ में मत सोचो ना। आप छोटी छोटी बातों में इंपॉर्टेंट 1, पहली बात, यदि ये परत आवेश की एकल परत नहीं होती, सिंगल लेयर नहीं होती, तो फिर मोटी होती। अब कम से कम इसकी मोटाई कितनी माननी पड़ेगी, 2 परतों के बराबर। तो कम से कम इसकी मोटाई 2 परतों के बराबर तो माननी पड़ेगी। और जब हम 2 परतों के बराबर मोटाई मानेंगे तो फिर सिग्मा और सिग्मा, एस और एस, तो अब बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना हो जाएगा, सिग्मा एस और सिग्मा एस, तो आवेश दुगना हो जाएगा। तो यदि यह आवेश की एकल यानी सिंगल लेयर न होती, बाय द वे अभी तो सिंगल लेयर ही है, तो इसको हम कम से कम इसकी मोटाई 2 परतों के बराबर तो मानते ही, और 2 परतों के बराबर इसकी मोटाई मानते, तो बंद पृष्ठ के अंदर कितना आवेश आया था,
2 सिग्मा एस आया था। अब गॉस का नियम लगाओ, इसलिए फाई बराबर समेशन क्यू आई अपॉन एप्सिलॉन 0। इसका मान तो अपन ने कितना लिखा था, 2es, ये लिख रखा ना अपन ने, और अब ये कितना लिखना पड़ेगा, 2 सिग्मा एस अपॉन 0, 2s। तो अब विद्युत क्षेत्र कितना रह जाता, तो अब आप समझिए कि इसको आवेश की एकल परत क्यों कहना पड़ा। अगर ये आवेश की एकल परत न होती, कम से कम अगर 2 परतें भी होती, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये न होती, क्या होती, सिग्मा अपॉन एफ। तो अलर्ट, बी अलर्ट कि ये वास्तव में जिसको हमने पढ़ा है वह आवेश की एकल परत। ये इससे मैंने आपको समझा दिया है ना। अब इम्पोर्टेंट 2 में मान लीजिए आप चालक पट्टिका की बात कर रहे होते हैं। जब अपन प्लेट कहते हैं तो प्लेट कहने का मतलब है उसकी मोटाई है, उसकी नहीं, वो बहुत ही मोटाई है ना। तो अगर आप मान लीजिए परत की बात नहीं कर रहे होते, आवेशित चालक प्लेट की बात करते, तो अपन जानते हैं चालक प्लेट पर आवेश सतह पर समान रूप से फैल जाता है। सतह पर समान रूप से फैल जाता है तो चालक प्लेट कितनी परतों की भांति व्यवहार करती, 2 परत। दोबारा एक बार और सुन लें, इसमें कंफ्यूज मत होना ना। मान लीजिए अभी तो लेयर है, लेयर के कारण ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, हिंदी में परत, है ना। अगर मान लीजिए ये लेयर न होती, आवेशित चालक पट्टिका होती, तो आवेशित चालक प्लेट होती, तो हम जानते हैं चालक को दिया गया आवेश उसकी सतह पर समान रूप से फैल जाता है। तो कितनी सरफेस हो जाती, 2, और 2 सरफेस होती, तो चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आता, इतना ही आता। ये भी 2 सरफेस है और ये भी 2 सरफेस है। तो साहब अगर आपसे कोई पूछे कि अनंत विस्तार की चालक प्लेट, ये तो परत है, चालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र बताओ, तो कितना लिखोगे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्लियर। अब बस लास्ट एक बात और है ना, ये एक बात और को भी ध्यान रखना, तीनों बातें शानदार है। अकेली चालक प्लेट के कारण, परत के कारण कितना, इतना, 2 परतें तो कितना, इतना, अकेली चालक प्लेट है तो इतना, है ना। कंफ्यूज मत हो ना, थोड़ा धीरे धीरे देखना है। अगर मान लो 2 चालक प्लेट आप पास रख दें, ये 2 चालक प्लेट आप पास रख दें, अलग अलग है, अकेली है तो विद्युत क्षेत्र कितना है, इतना। अब ध्यान दें, ये 2 पास रख दी, मान लीजिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं। क्लियर। अब समझना, तो जब आवेशित चालक पट्टिका आइसोलेट होती है, अकेली होती है, तो विद्युत क्षेत्र का मान E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। लेकिन 2 चालक प्लेटों को पास रख दें, है ना, तो आवेश या तो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा, और आवेश एक सरफेस पर ही रह जाएगा। फिर आवेश एक सरफेस पर ही रह जाएगा, और आवेश एक सरफेस पर है, तो फिर अब प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी प्रत्येक के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2। लास्ट में बस सुना के एंड करता हूं, अगर चालक प्लेट आइसोलेट है, अकेली है, तो समान रूप से दोनों सतहों पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा। लेकिन अगर 2 चालक प्लेट समीप रख दें, तो या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, पर फिर ऐसे में आवेश एक सरफेस पर रह जाएगा, और आवेश की अब सिंगल सरफेस रह गई, अकेली सतह रह गई, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। थैंक यू वेरी मच। ध्यान से देखना इस पर। बहुत